कि बजटिंग में हम सबसे पहले ये समझे कि टाइम पीरियड के लिए होती है, एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए होती है कि अगर आप अपने वेरिएबल्स ऐड करने लग जाते हैं तो वर्ड इटसेल्फ डिफाइंस वेरिएबल। वेरिएबल कभी आया कभी नहीं आया, बिगड़ गया बजट, हो गई पूरी बजटिंग की परेशानी खड़ी। तो अब जब हम अपने एक्सपेंसेस की बात कर रहे हैं, एक्सपेंसेस को हमको पूरा डिटेल रिपोर्ट पूरी तैयार करनी होती है। एक बेसिक पैरामीटर हमको हमेशा फॉलो करना होता है कि इनकम को आप कितना ही टिंकर कर ली, एक लेवल के बाद वो आगे नहीं बढ़ती है। नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ बिज़नेस में और आप देख रहे हैं पर्सनल फाइनेंस की मास्टर क्लास विद रचित खंडेलवाल। खास मेहमान दिग्गज एक्सपर्ट इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हमारे साथ में हैं रचित जी, जो कि बताएंगे कि पर्सनल फाइनेंस की मास्टर क्लास में आगे की क्या चीज़ें हम सीखने जा रहे हैं। स्वागत है रचित जी आज फिर एक बार इस शो में, एक खास सीरीज में। और इस सीरीज में हमने शुरुआत करी थी, बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, समझी हैं। और पिछले एपिसोड में जहाँ पे हम जाकर के रुके थे, जब हम बात कर रहे थे बजटिंग एंड फोरकास्टिंग की। सो बजटिंग हमने शुरू कर लिया था, थोड़ी चीज़ें फोरकास्टिंग भी समझ लिया था, लेकिन बजटिंग के अंदर में अगर हम समझने की कोशिश करें होता क्या है, स्टेप्स वो हमने समझ लिया था, लेकिन करी कैसे जाए? अगर मुद्दे की बात ये है कि फाइनली, क्योंकि हम ये जो क्लासरूम है वो बेसिकली काम पे आना होगा कि हम बजटिंग करी कैसे जाए, क्या स्टेप्स हैं सर? सर सबसे पहले तो नमस्कार आपको और दर्शकों को भी। और जो अब लेटली एक फीडबैक मिलने लग गया है आपके इस शो पे, और कुछ लोग के मेरे पास डीएम भी आ रहे हैं, वो बहुत ही अच्छा लग रहा है कि लोग अब इसको देख रहे हैं और इसकी सराहना भी कर रहे हैं, तो उसके लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अब सर आ जाते हैं हम बजटिंग के प्रोसेस स्टेप्स। ये क्योंकि हम डे वन से कह रहे हैं कि नॉर्मल लोगों के लिए है, तो हम जितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं उतना सिंप्लीफाइड मेथड से आज हम ये सिखाने जा रहे हैं कि बजटिंग एग्जैक्टली करने कैसे होती है। तो देखिए, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि बजटिंग में हम सबसे पहले ये समझे कि टाइम पीरियड के लिए होती है, एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए होती है। आप मान लीजिए कि आप अपना बजट बना रहे हैं एक क्वार्टर के लिए, 3 महीना, 6 महीना, एक साल। तो हम पहले उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में हमारी कितनी डेफिनेटिव इनकम रिसीव होने जा रही है उसका एक ब्यौरा बना लेते हैं। और जब मैं आपको बात कह रहा हूँ डेफिनेटिव, तो हम सिर्फ वही इनकम इसमें डालेंगे जिसके लिए हमें पता है कि इतना आएगा ही आएगा। जैसे कि अब आप जॉब में हैं अगर, और आपकी फिक्स सैलरी, तो आप उसमें बजटिंग के टाइम सिर्फ अपनी फिक्स सैलरी ही डालेंगे, अपने इंसेंटिव्स को नहीं डालेंगे। जब हम बिजनेसेस की बात कर रहे हैं, तो जो बेसिक मिनिमम हमारा प्रीवियस रिकॉर्ड्स के तौर पे जितना बेसिक मिनिमम आपकी अर्निंग रही है, हम उसी को डालेंगे। हम अच्छे सीजन को कंसिडर नहीं करेंगे। क्यों? ठीक है। उसके पीछे एक बहुत बड़ा आपको कारण बता देता हूँ कि अगर आप अपने वेरिएबल्स ऐड करने लग जाते हैं, तो वर्ड इटसेल्फ डिफाइंस वेरिएबल। वेरिएबल कभी आया कभी नहीं आया, बिगड़ गया बजट, हो गई पूरी बजटिंग की परेशानी खड़ी। ठीक तो है। तो कुल मिला के आप ये कह रहे हैं कि एक तो रियलिस्टिक रहें, हम्म, और दूसरी चीज़ बिल्कुल बेसिक आपको वाले चीज़ों पे रहें कि ये तो आनी आनी है, ये मेरी सैलरी है, मुझे बोनस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कुछ एक्स्ट्रा इंसेंटिव आएगा कि नहीं आएगा, या सैलरी बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी, उसको अभी हम कहीं पे भी इसके अंदर में नहीं ले रहे हैं। वो होगा तो इसके ऊपर होगा, सोने पे सुहागा होगा, लेकिन फिलहाल आप ना बजटिंग के अंदर में बेसिक बेयर मिनिमम जो आपको पता है कि ये कम से कम ब्रेड एंड बटर जैसी चीज़ की एक सिंपल की ये तो आपको सैलरी मिलेगी मिलेगी, तो वो है। या बिजनेस इनकम की बात करें तो आपको ये पता है कि इतना तो बिजनेस होता ही होता है। सीजन में फेस्टिव सीजन आता है तो कुछ ज़्यादा चीज़ें बिक जाती हैं, या कोई भी जिस बिजनेस में है और उस बिजनेस का कोई सीजन होगा या साइकिल होगा, उन चीज़ों को भी हम बाहर रखते हैं इससे, और हम बेसिक्स पे रहते हैं कि ये चाहे ऑफ सीजन हो चाहे ऑन सीजन हो, ये इनकम होती ही होती है। इंसेंटिव मिले या ना मिले, इतनी सैलरी तो बेसिक मिलती है। बिल्कुल। तो ये तो आ गया आपका इनकम का पार्ट। अब हम जाते हैं एक्सपेंसेस के पार्ट में, क्योंकि जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में बताया था कि हमारे गोल के लिए जो सेविंग है वो इनकम माइनस एक्सपेंसेस से ही निकलती है। तो अब जब हम अपने एक्सपेंसेस की बात कर रहे हैं, एक्सपेंसेस को हमको पूरा डिटेल्ड रिपोर्ट पूरी तैयार करनी होती है। और वापस वही मैंडेटरी और डिस्क्रिशनरी एक्सपेंसेस के हेड अलग तैयार करने होते हैं। मैंडेटरी की भी पूरी डिटेल तैयार होगी, डिस्क्रिशनरी की भी पूरी डिटेल तैयार होगी। और इसके पीछे एक सबसे बड़ा कारण क्या है कि जब हम बजटिंग के प्रोसेस को आगे नेक्स्ट स्टेप में लेके जाते हैं, तो इनकम
और एक्सपेंस के रेशियो में अगर हमको एक्सपेंस में कुछ भी टिंकरिंग, अगेन आई एम यूजिंग द वर्ड, करना है, तो जब डिटेल एक हमारे पास होता है एक्सपेंस का, तो वो हमारे लिए एक इजी स्टेप बन जाता है। जी, ठीक। तो ये हुआ पहला स्टेप जहाँ पे हमने बात करी कि इनकम को हमने उसमें ले लिया बजटिंग में, ठीक है। इसमें और भी कुछ स्टेप्स हैं इसके आगे? बिल्कुल, बिल्कुल, और भी स्टेप्स हैं। आपने एक्सपेंसेस भी अब अपने पूरे के पूरे कर लिए हैं। उसके बाद आप, जब ये सारा प्रोसेस आपने कर लिया है, जब आपने अपनी मैंडेटरी एक्सपेंसेस, डिस्क्रिशनरी एक्सपेंसेस कर लिए हैं, उसके बाद हम ये देखते हैं कि आपकी सेविंग आ कितनी रही है। अब क्या आपकी सेविंग एडिक्वेट है आपके फ्यूचर गोल्स को मीट करने के लिए या नहीं? अगर है तो नथिंग लाइक इट, आप बहुत ही वेल फाइनेंशियली मैनेज्ड है, जो कि फ्रैंकली स्पीकिंग आज तक का मेरा जो एक्सपीरियंस है वो ये बताता है कि आउट ऑफ से 100 ऑफ क्लाइंट दैट आई हैव मेट, मुझे मुश्किल से मुश्किल मिले हैं 2 से 3 लोग ऐसे जो बहुत ही अच्छे तरीके से अपना फाइनेंशियली मैनेज कर रहे थे चीजों को। अदरवाइज मेजॉरिटी इनडिसिप्लिन रहता ही रहता है। ठीक है, आप जिसको इंडिसिप्लिन कह रहे हैं, उसको मैं भारतीयता समझता हूँ, क्योंकि हमारा एक कोर जो होता है ना, हम आशावादी लोग होते हैं। तो हम मान के चलते हैं कि ठीक है, अभी कर लो, देखा जाएगा, तो कर लेंगे कैसे भी होगा। तो ऊपर वाले ने पेट दिया है, तो वो खाना भी देगा, जैसी चीज़ें होती हैं। तो अगर खर्चा दिया है, तो वो इनकम भी देगा। लेकिन होती हैं, नहीं होती हैं, वो ही कहीं न कहीं कैलकुलेशंस या पर्सनल फाइनेंस की हम जब बात करें, तो वो इंडिसिप्लिन में आता है कि नहीं, आपको रियलिस्टिक रहना होगा और आपको बहुत ही नंबर्स पे पकड़ के रहना पड़ेगा नंबर्स को कि ये इनकम है, इससे कम आपका खर्चा होना चाहिए। और ये खर्चे भी बहुत ही समेट के, बहुत ही संभाल करके, और उसकी भी प्रायोरिटीज़ जो आप अक्सर बताते हैं, तो उनको भी ध्यान रखना होगा। डिस्क्रिशनरी पे बहुत बाद में जाना होगा, और उसी तरीके से इनकम की साइड में जो इंसेंटिव्स वाली साइड्स हैं, जो कि आ सकती हैं, उस पे भी हम बाद में ही जाएँगे, उसको अलग से लेंगे। तो ये दोनों चीज़ों को आप त्योहार के लिए बचा के रखें, कि खर्चे भी त्योहार पे आते हैं और बोनस भी त्योहार पे आता है, और इसीलिए किया जाता है। लेकिन उसकी साइंस को भी अगर हम समझ लें कि आपको बाकी 11 महीने चीज़ों को बहुत ही सँभाल के करना होगा। 12वें महीने में अगर ये होता है, तो आप ये कह सकते हैं इफ एंड देन वाली चीज़ है कि जी। अगर बोनस आता है, तो आप उसको बहुत अच्छे तरीके से और बड़े तरीके से खर्चा भी कर सकते हैं, जो कि आप ठीक है, पूरी तरीके से एग्री बिल्कुल नहीं करेंगे। अभी आपको तकलीफ उस पे ही हो रही होगी। सर, उसमें मैं एक चीज आपको ऐड करना चाहूंगा कि जब हम फाइनेंस की बात करते हैं, तो जो बोनस है, आप अभी लेटली आपने बहुत ज्यादा ही नाम सुना होगा, विंडफॉल। बोनस को हम पर्सनल फाइनेंस में हमेशा विंडफॉल की तरह कंसिडर करते हैं, और उस विंडफॉल को हम सिर्फ दो ही जगह काम में लेते हैं। वन, रीपेमेंट ऑफ योर डेट। टू, टू इन्वेस्ट इनटू समथिंग जो आप यूजुअली नहीं करते। हुँ, उसको भी हम खर्चे की बात कभी नहीं करते हैं। हम कहते हैं जब तक आपका गोल अचीव नहीं हो जाता है, लिव अ वेरी डिसिप्लिन लाइफ, टू विच बहुत सारे लोग अग्री नहीं करते हैं, और उसके रिपरकशन भी। वो अलग समस्या है कि सादा जीवन उच्च विचार आजकल की जनरेशन में थोड़ा मुश्किल है। लेकिन फिर भी ये अच्छी चीज़ है जो आपने बता दिया कि इसको विंडफॉल, सरकार भी कई बार इसी तरीके का टैक्स लगा देती है कुछ ऐसी कंपनीज़ पे, जहाँ पे कहती है कि जब आपको इतना सस्ता क्रूड ऑयल मिल रहा है और आप इतने इस रेट पे बेच रहे हो, तो बीच का जो बड़ा मुनाफा है उसमें हमें भी बड़ा हिस्सा चाहिए, और विंडफॉल टैक्स लगा करके इस तरीके का कॉर्पोरेट में हम अक्सर देखते हैं। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि यहाँ पे भी ये विंडफॉल है, और हमें खुद अपने आप पे एक टैक्स लगा लेना चाहिए, जो कि विंडफॉल टैक्स होगा कि एक्स्ट्रा बोनस आया है, तो उसको अलग से अलग हटा करके, और उसको तब तक उसको भी रोक करके रखें, खर्च में नहीं, नया खर्चा ना इसलिए कर दें क्योंकि नया पैसा आ गया है। हमें उसको भी बचा करके रखना है, क्योंकि हमारा मेन टारगेट जो है ना, गोल, तो मछली की आँख नहीं छोड़नी है हमें। चलिए, बढ़िया। तो उसके बाद क्या करते हैं, हम ये देखते हैं सेविंग्स आपने निकाल ली, और इसमें एक और चीज देखनी होती है। विंडफॉल बहुत सेकेंडरी चीज हो गई। एक बेसिक पैरामीटर हमको हमेशा फॉलो करना होता है कि इनकम को आप कितना ही टिंकर कर ली, एक लेवल के बाद वो आगे नहीं बढ़ती है। और ये आपकी एक ऐसी हार्डकोर रियलिटी है जो हमको इस बजटिंग में हमेशा कंसिडर करके चलनी चाहिए। मतलब हम ये जरूर देख लेते हैं कि हमारा प्रोजेक्शन है, या हम अभी जॉब स्विच करने वाले हैं, या मेरा इंक्रीमेंट आने वाला है, प्रमोशन आने वाला है, जो आने वाला है उसको नहीं कंसिडर करना है। इनकम की एक लिमिटेशन को कंसिडर करके चलना है कि आज का मेरा हार्डकोर रियलिटी ये है, और मैं इसी लेवल पे उसको चलते हुए जा रहा हूँ। तो बजटिंग के दौरान हमको वो चीज ध्यान रखनी होती है कि इनकम कैन नॉट बी एक्सपेंडेड बियॉन्ड अ लिमिट। ठीक है, अब तो इसको भावनाओं देख, पे आपको कंट्रोल रखना है। जब आपका एचआर कहता है, या आपका बॉस कहता है, या आपका मैनेजर कहता है कि नहीं, नहीं, अब की बार ज़रूर बढ़ाएँगे और बहुत अच्छे से बढ़ाएँगे, और अब की तो बहुत अच्छा काम कर रहे हो और अच्छा काम करो, तो उसको आपको कागज़ों पे, नंबर पे आपको उसको अभी नहीं लेना है। जब तक वो सैलरी आने ना लग जाए, जब तक वो बढ़ा हुआ नंबर ना दिखने लग जाए खाते में,
जब तक ये मैसेज आपको बैंक से ना मिल जाए तब तक आप इस पे भरोसा ना करें। सिर्फ एचआर या अपने मैनेजर की बात पे ना इतना आप खुश हो या उस पे कैलकुलेशन खराब ना करें। चलिए बहुत तो ये तो आपका हो गया इनकम का पार्ट। अब आ जाते हैं हमको एक्सपेंस को कैसे मैनेज करना है। अब ये चीज इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, बार बार मैं बोलता हूँ एक्सपेंस मैनेजमेंट, तो आप इसमें एक चीज और समझिए कि एक्सपेंस को अगर आपने प्रॉपरली नहीं मैनेज किया और इनकम के कंपैरिजन में अगर आपके एक्सपेंसेस एक हायर क्वांटम लेने लग जाते हैं, तो फिर आपकी एक प्रॉब्लम चालू होती है। उस प्रॉब्लम को हम कहते हैं डेट या लोन। और लोन जब आप अपने एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए ले लेते हैं, वहीं पे आपका पर्सनल फाइनेंस बहुत ही ज्यादा जल्दी डिग्रेड होने लग जाता है, क्योंकि अगेन इनकम से ही हमको एक्सपेंसेस निकालने थे और इनकम से एक्सपेंसेस निकालने के बाद हमको सेविंग करनी थी। अब आप सेविंग तो भूल सेकेंडरी जाइए। लेवल पे जा रहे हैं, आप अपने एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए जब इनकम से ज्यादा एक्सपेंसेस होने लग जाए और आप उनको मीट करने के लिए लोन ले रहे हैं, तो यहाँ पे आप आ जाते हैं एक सीरियस प्रॉब्लम। या फिर इसको ऐसा हम बोल दें कि आपका जो पूरा का पूरा पर्सनल फाइनेंस है वो अब आईसीयू की तरफ जा रहा है। अब उसको कैसे बचाना है, तो एक्सपेंसेस को आपको फिर कहीं ना कहीं कंट्रोल करना होगा। और अगर ऑलरेडी हम ये माने कि आप इस सिचुएशन में आ गए हैं कि आपने लोन ले ही लिया है, आपके एक्सपेंसेस इतने हाई हो गए थे कि आपने लोन ले लिया है, तो फिर उस केस में एक ही सोल्यूशन बचता है, जिसे हम बोलते हैं डेट रीस्ट्रक्चर। ठीक है, तो अब ये वो लेवल आ गया है, वो सिचुएशन पॉइंट आ गया है इस सीरीज़ के अंदर में, जहाँ पर्सनल फाइनेंस बहुत ज़्यादा पर्सनल होने लगेगा और जहाँ बहुत सारे लोगों को ये सिचुएशन, क्योंकि यंगस्टर्स में हमने देखा है ये वाली चीज़ें, और इधर रिसेंट में ये एक कह लीजिए कि एक बढ़ता हुआ ट्रेंड है कि ये लगता है कि अब मेरी सैलरी या मेरी जॉब लग गई है, अब ये तो मैं कर ही लूँगा। आज मुझे ये बड़ा-सा टीवी चाहिए जो मैं लगा लेता हूँ, या मेरे को ये गाड़ी चाहिए, ले लेता हूँ, देखी जाएगी। या कर लेंगे, या ईएमआईज़ और सारे एड्स हम अक्सर बात करते हैं कि अब और इधर रिसेंट में जब फेस्टिव सीज़न शुरू होने लगता है तो एड्स जो आते हैं, कहीं उसमें प्राइस ही नहीं दिख रहा है कि प्रोडक्ट है कितने का। ये जो लैपटॉप आप दे रहे हो ये कितने का है, ये घड़ी कितने की है, ये नया फ़ोन कितने का है, उसका प्राइस लिखा ही ईएमआई में है। तो वो एक कहीं न कहीं आपका दिमाग से खेला जा रहा है, आपकी साइकोलॉजी से खेला जा रहा है कि केवल ₹3000 पर मंथ, वो भी 999 में होगा तो 3000 भी नहीं लिखा जाएगा, 2999 ही लिखा जाएगा। तो उस तरीके की चीज़ें हैं, तो नंबर्स का गेम है, साइकोलॉजी का गेम है, मार्केटिंग का गेम है, जहाँ पे आपको ट्रैप किया जाता है और हो सकता है आप इसमें फँस चुके हों। तो एक तो वो लोग जो अभी नहीं फँसे हैं, तो उनके लिए तो यहाँ पे एक खतरे की घंटी है। लेकिन जो उसमें फँस चुके हैं, और क्योंकि हम बहुत लोगों को पर्सनली हम लोग जानते हैं, देखते हैं, मिलते हैं ऐसे लोगों को जो कि फिर उसके बहुत तरीके निकाल रहे होते हैं, कोशिश कर रहे होते हैं टू लिव विद दैट। बहुत सारे लोग नहीं भी सर्वाइव कर पाते हैं। इधर रिसेंटली हमने बड़े-बड़े लेवल्स पे भी देखे हैं, जो कि अभी मुंबई से जिस तरीके का एक केस और एक घटना, जो कि वो एक बड़े प्रोड्यूसर थे और उन्होंने बड़ी फ़िल्म सिटी बनाई थी और बहुत सारी चीज़ें, और लेकिन फाइनली उन्होंने सुसाइड कमिट कर लिया, और जिसमें उन्होंने लिख कर के गए, और वो कई सौ मतलब करोड़ का खर्चा था और वो खेल था उसके अंदर में, जहाँ पे कि वो बिज़नेस या कहीं-कहीं तो शायद कहीं न कहीं फाइनेंस मैनेजमेंट या बिज़नेस फाइनेंस मैनेजमेंट की कहीं गलती रही होगी, और पर्सनल फाइनेंस पे भी हम इस तरीके की चीज़ें देखते हैं। और लोग क्रेडिट कार्ड से एक लोन से दूसरे लोन को चुकाते हैं, दूसरे लोन से तीसरे लोन को चुकाते हैं, लेकिन वो इसी ट्रैप में फँसते चले जाते हैं, क्योंकि कहीं न कहीं वो परसेंटेज, वो सारी चीज़ें बढ़ती चली जाती हैं। और फिर वही उम्मीद पे दुनिया कायम कह कर के हम चीज़ों को कह लेते हैं, लेकिन नहीं, आपको रियलिस्टिक भी होना पड़ेगा कि उम्मीद पे आप हवा में उड़ने नहीं लग सकते हैं, आपको जहाज़ का टिकट तो लेना पड़ेगा। तो कितनी भी उम्मीद कर लीजिए और कितनी भी जनरेशन हो जाए, आप पानी में तो तैर सकते हैं, लेकिन हवा में नहीं उड़ सकते हैं, तो दोनों अलग-अलग चीज़ें हैं। तो आपको ज़मीन पे पैर रखने ही पड़ेंगे, या उसी तरीके से चीज़ों को समझना पड़ेगा, और यहाँ पे डेट एक बड़ी चीज़ होती है, लोन एक बड़ी चीज़ होती है। एक वो डेट होता है जो बहुत ऑनगोइंग होता है, क्रेडिट कार्ड। तो कई बार होता क्या है कि वो चल रहा है और इस बार का पे किया और फिर खर्चा उसी से चल रहा है, वो जो एक्सपेंसेस की आप बात कर रहे हैं, तो कहीं तो एक वो गलती है कि अगर आपके एक्सपेंसेस में क्रेडिट कार्ड यूज़ हो रहा है, और क्रेडिट कार्ड को पॉइंट्स, नंबर्स बता करके बहुत तरीके से फँसाया जाता है कि आपके एक्सपेंसेस में आपको ये मिल रहा है, आप खर्च उससे कर रहे हैं तो आपको ये मिल रहा है, लेकिन कहीं उसके साथ-साथ एक साइकोलॉजी ये है कि आपको पता नहीं चलता है। अगर ये आपके डेबिट अकाउंट से जाता है, अगर ये पैसा माइनस होता है ना बैंक अकाउंट से, तो आपको पता चलता है कि आपने ₹3000 का पेट्रोल डलाया है, और तब आपको उसकी अहमियत पता चलती है। क्रेडिट कार्ड से चलता है तो अहमियत नहीं पता चलती, क्योंकि ये एक एक्स्ट्रा लिमिट थी जो बैंक ने आपको दी हुई थी, और उसमें से कट गया है, और आप बैक ऑफ द माइंड मान के चल रहे हैं 45 दिन में दे दूंगा तो कुछ नहीं होने वाला है, जो कि अगले बिलिंग साइकिल में। लेकिन कहीं तो आप एक वो साइकिल चालू हो गई और हर समय आप उसके अंदर में हैं,
किसी भी दिन कोई इवेंचुअलिटी, कोई भी गलती, कोई भी दिन और उसके अंदर में आपको एक्स्ट्रा पैसे पड़ जाते हैं। और वो एक बार साइकिल वो खराब हुई, तो फिर वो होती चली जाती है। अब हम उस पे बात कर रहे हैं, अब कह रहे हैं डेट रीस्ट्रक्चरिंग, यानी कि अगर ये चीज़ें हो गई, उसको सुधारने के लिए कुछ टिप्स? बिल्कुल। इसमें एक चीज़ मैं ऐड और करना चाहूँगा और ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ आपको कि जब भी हम कहीं कोई खर्चा कर रहे होते हैं एंड दिस इज़ आई बिलीव अ ह्यूमन साइकोलॉजी जो सबके साथ होती है। आप उस खर्चे को अगर क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर रहे हैं, आपको वो खर्चा इतना नहीं लगता है उसके अंदर। क्योंकि ऑफ कोर्स एक तो पूरा क्वांटम आपको फिज़िकली जाता हुआ नहीं दिख रहा है और ये बात भी रहती है कि 45 दिन का हमारे पास टाइम पीरियड है, तब तक तो मेरे को और पैसे आ जाएँगे, मैं ये कर दूँगा। सर उसी चीज़ को कभी आप ट्राई करिएगा कैश पेमेंट करने की। मतलब यही 3000 रुपए अगर आपको हाथ से गिन के देने पड़ रहे हैं, आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो 3000 का खर्चा अखरेगा ही अखरेगा। बट जब वो आपने ओटीपी डाला और पेमेंट चला गया, तो वो इतना स्विफ्ट होता है कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में कभी हिट नहीं करता, पहली बात। दूसरी बात, अब हम वापस आते हैं डेट रीस्ट्रक्चरिंग। ये डेट रीस्ट्रक्चरिंग का मैकेनिज्म हमको समझना होगा कि इसमें हम ये देखते हैं कि एक तो आपके पास कितने लोन्स हैं, उनकी कितनी ईएमआईज़ है और हमारा उस टाइम पे प्रायोरिटी ये बन जाता है कि जो आपके शॉर्ट टर्म लोन्स हैं, हम उनको सबसे पहले खत्म कर दें। उसके पीछे का कारण इनकम लिमिटेड है, एक्सपेंसेस हैं ही हैं। जो शॉर्ट टर्म लोन्स हैं, अगर आप उनको रीस्ट्रक्चर करके जल्दी से जल्दी खत्म कर देते हैं, तो आपका जो इनकम पे जो बर्डन पड़ रहा है मंथली बेसिस पे, वो कम होने लग जाता है। लॉन्ग टर्म डेट को तो आपको सर्व करने में टाइम लगेगा ही लगेगा। तो हमारी प्रायोरिटी ये बन जाती है कि कैसे भी करके इस लिमिट से या दूसरी लिमिट से हम शॉर्ट टर्म लोन्स को खत्म करें। इसके साथ-साथ हमको ये भी देखना होता है कि कई बार जैसे हम क्रेडिट कार्ड के डेट ट्रैप में चले जाते हैं, जिसमें हम इतना भी नहीं समझ पाते हैं कि क्रेडिट कार्ड हमको जो 2% या 3% का इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, वो इवेंचुअली 36% टू 48% चला जाता है। और जब मैं 48% की बात कर रहा हूँ, तो 1 साल में आपने जो पैसा लिया है, उसका चुकाते-चुकाते डेढ़ गुना पैसा तक चुका देते हैं। चुकाना पड़ेगा। तो उस चीज़ को भी हमको कंसिडर करना होता है कि कौन-सा आपका हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट है, उसको पहले क्लोज़ करना। ये आंकड़ों का खेल है, इसको भी समझना चाहिए कि अक्सर क्रेडिट कार्ड अक्सर ये बताता है आपको कि 2% पे है, 3% पे है, तो वो बहुत ही माइनर सा लगता है, लेकिन वो 2 और 3 नहीं है, वो एनुअल है। जब आप एफडी पे रेट देखते हैं और कहते हैं कि वहाँ तो 5-6% अब मुझे मिल रहा था और यहाँ तो 2 ही 3% है, डिफरेंस ये है, वो 5 साल, वो 1 साल में है और ये मात्र हर महीने में है उस टाइप की। तो एक तो वो दिक्कत है और दूसरी वो इंटरेस्टिंग चीज़ आपने बताई, तो मैंने एक लेवल कहा था कि क्रेडिट कार्ड की जगह डेबिट कार्ड यूज़ करें, आपने उसको भी और नेक्स्ट लेवल कहा कि जब आपके हाथ से वो 5-5 सौ के नोट जाएँगे, जब आप वही 3000 का पेट्रोल आप डेबिट कार्ड की जगह अगर आप कैश से डलाते हैं और अगर 3000 रुपए आप देते हैं, तो भले ही मोदी जी इस बात पे इत्तेफाक ना करें और कहें कि नहीं हम डिजिटल मनी की तरफ रहना चाहिए, लेकिन पर्सनल फाइनेंस में कहीं या साइकोलॉजी के हिसाब से कहीं और एक मिडिल क्लास के हिसाब से कहीं, अगर आपके हाथ से जब वो 5-5 सौ के नोट जाएँगे, 3000 रुपए आप उस तरीके से पेमेंट करेंगे, तो आपको और ज़्यादा पता चलेगा कि आपने एक बड़ा खर्चा कर दिया। कहीं रेस्टोरेंट में बैठ कर के आपने और 5000 रुपए का आज का डिनर का बिल है, वो क्रेडिट कार्ड से स्वाइप करना ईज़ी चीज़ है, ईज़ीएस्ट है। उससे थोड़ा कम और वो वाली चीज़ है, लेकिन जहाँ पे आपको लगता है कि वो मेरे अकाउंट से, क्योंकि आपको बैलेंस कम होता हुआ दिखाई देता है, तो मैं वहाँ तक सोच रहा था। लेकिन आप उसके नेक्स्ट लेवल कह रहे हैं कि जब आप उस 5000 रुपए को अगर जेब में रखा हुआ है, और होता मोस्टली इसलिए नहीं क्योंकि वो 5000 रुपए निकाल के जेब में रखने के लिए भी आपको ये लगता है कि बड़ा पैसा मैं क्यों निकाल करके जेब में रखूँ एटीएम से निकाल करके, तो आपको वहीं पे ही आपको घंटी बजा देगा जब आप एटीएम पे खड़े होकर के, जब उसको विथड्रॉ कर रहे होंगे। 5000 रुपए का बिल चुकाने के लिए आपकी जेब में 8000 रुपए होने चाहिए। कहीं तो आप सोच के चलेंगे ना, सारे पैसे तो नहीं खाली करने वाले हैं, या आपको पता भी नहीं कि 5000 का बिल आने वाला है। तो आपका बजटिंग वहीं से शायद शुरू हो जाता है कि जब आप वहाँ से विथड्रॉ करते हैं कि आज मैं डिनर करने जा रहा हूँ और ये पैसे मैं उससे चुकाऊँगा, तो आप उससे पहले एटीएम पे जाएँगे और आप कहीं तो दिमाग में बैक सबकॉन्शियस आपका ये कहेगा कि 3000 रुपए विथड्रॉ कर लो, बहुत है। अब जब आप ऑर्डरिंग करना शुरू करेंगे या बिलिंग में, तो आप कहीं न कहीं 2500 2000 रुपए के आसपास तक ही का बिल ऑर्डर करेंगे, क्योंकि अभी आपको भी लग रहा है कि इसमें हो सकता है कोई चार्जेस लगा दें, सर्विस चार्ज, कोई टैक्स, कहीं कुछ और चीज़, या लास्ट में कुछ एक और, कि चलो एक ड्रिंक और ले लेते हैं, कि ये जूस और मँगा लेते हैं, या चलते-चलते एक डेज़र्ट और खा लेते हैं। तो वो हो सकता है आपके 3000 तक पहुँचा दे, ढाई से ऊपर पहुँचा दे वो वाला। लेकिन फिर भी आप ढाई से 3 के आसपास में आकर के आपने इसको क्लोज़ कर लिया, जो आपका एक ऑनेस्ट बजट था, क्योंकि आप नहीं सोच के चले थे कि ये आज के डिनर का। यही जब क्रेडिट कार्ड से होता है, वो 5 भी होता है तो पता नहीं चलता। डेबिट कार्ड से भी थोड़ा पता चलता है, लेकिन कैश से तो बहुत ज़्यादा पता चलेगा और ये वहीं से आपकी कहीं कंट्रोलिंग शुरू हो जाएगी अगर आप
थोड़ा सा इन चीज़ों को उस पे रखेंगे। तो हम कहीं प्रमोट नहीं कर रहे हैं कैश इकोनॉमी को या नोट्स पे हम ये बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन डिस्क्रिशनरी और इन चीज़ों के लिए कम से कम। तो आप जब अपने जो बेसिक चीज़ें हैं, चाहे आपका वो जो वही प्रायोरिटी आपकी वाली ले रहा हूँ कि टैक्स पेमेंट करते हैं तो ऑनलाइन होता है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको वहाँ से करिए। आपके जो बाकी खर्चे हैं, लिविंग कॉस्ट है, आपका रेंटल हो सकता है, आपके बाकी चीज़ें हो सकती है, वो आपने ऑनलाइन कर लिया, चलता है। अब इसके बाद के जो खर्चे हैं, जो कि आपको पता नहीं है या आप कर भी रहे हैं, अगर आपने सोचा भी है, तो भी अगर आप उसको थोड़ा-सा कैश की तरफ रखेंगे, तो शायद अपने आप ही एक कंट्रोलिंग सबकॉन्शियस से एक कंट्रोल आ जाता है, क्योंकि वो जब हाथ में आपको वो नोट दिखाई देते हैं और वो जाते हुए दिखते हैं, तो आपको उसका दर्द भी कहीं न कहीं होता है। चलिए बढ़िया, बहुत अच्छी टिप्स हैं। और चीज़ें हैं कुछ सर इसके अंदर भी? बिल्कुल, इसमें मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा। अब आपको ये बात बिल्कुल समझ में आ रही है कि मैं पेटीएम या कोई भी यूपीआई ऐप जो भी काम में लेता हूँ और कैश, मतलब ऑफ कोर्स आई एम आल्सो नॉट प्रमोटिंग कैश, यूसेज ऑफ कैश इन इकोनॉमी, बट हाँ, डेली यूजेस में मैं कैश इसीलिए रखता हूँ और कैश का पेमेंट इसीलिए करने की कोशिश करता हूँ कि मुझे एक कंट्रोल सबकॉन्शियस माइंड में रहे कि ये इतना पेमेंट हो रहा है और वो कहीं न कहीं मुझे भी कंट्रोल करे। और जैसे आपने गाड़ी का एग्जांपल दिया था, जब आप 3000 रुपए गाड़ी के पेट्रोल में देते हैं तो आपकी लॉन्ग ड्राइव जो है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। तो ऑन अ लाइटर नोट, बट हाँ, ये एक पार्ट होता है आपके डिसिप्लिन को मेंटेन करने का और ये कुछ पैरामीटर्स होते हैं जो आपको बजटिंग में एट द टाइम ऑफ डूइंग इट यू नीड टू कंसीडर। बहुत बढ़िया सर। तो ये बजटिंग में हो गया, बजटिंग सुधार हम कैसे क्या कर रहे हैं वो हमने समझ लिया। डेट के बारे में बात कर ली। और भी कोई चीज़ इसमें बात करनी है या अब हम इसके बाद अगले एपिसोड में जाएँगे और अब हम फोरकास्ट। फोरकास्टिंग पे जाएँगे? ठीक है, तो फोरकास्टिंग में हम अगले एपिसोड में चलेंगे, क्योंकि बहुत सारी चर्चा हो गई, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें, बहुत कुछ सीखने को मिल गया है। तो फिलहाल इस एपिसोड में यहीं तक कि हमने समझ लिया है बजटिंग, बजटिंग के स्टेप्स और बजटिंग के अंदर में किस तरीके से चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिल रहा होगा। इसमें एम्फसाइज़ भी करा जान के इस एपिसोड के अंदर में, क्योंकि ये बहुत सारे पर्सनली बहुत लोगों को देखा है या बहुत सारी चीज़ें ये वाली समस्याएँ अक्सर दिखती हैं। और ये अगर दिखती हैं इतनी, तो इससे कहीं ज़्यादा छिपी हुई होती है, क्योंकि ये सबसे लास्ट चीज़ होती है जिस पे कोई बात करना चाहता है या बताता है। और लेकिन ये इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र की एक ख़ासियत होती है, एमआरआई स्कैन उस तरीके का होता है जहाँ पे कुछ नहीं छिपा होता है। तो उसके बाद और लेकिन ये करा लेना चाहिए, क्योंकि फिर आपको वो एग्ज़ैक्ट बीमारी, एग्ज़ैक्ट तकलीफ और उसका इलाज भी यहीं से एंड निकलता इन है। टर्न ये आपके लिए ही बेनिफिशियरी होता है, क्योंकि अगर आप किसी चीज को छुपा के मेंटेन कर रहे हैं तो ये मत सोचिए आप अपने लिए अच्छा कर रहे हैं। जहां आपकी गलती पकड़ में आ जाए और आप सुधारने की कंडीशन में हो, आई बिलीव सबको ये एक स्कैनिंग करनी ही चाहिए। करनी चाहिए, क्योंकि ये छोटी-सी चोट आगे चल कर के बड़ा ज़ख्म और बड़ा नासूर का रूप ले सकती है, तो उससे बचना है। और उसके लिए ज़रूरी ये है कि इसको इन्हीं लेवल्स पे शुरुआत में निप इन द बड, शुरुआती दौर में जितना जल्दी समझ लें। कई बार आपको लग रहा है कि नहीं अब बहुत देर हो चुकी है, लेकिन कहीं न कहीं रास्ते होते हैं, चीज़ों को समझिए, क्योंकि इसकी वजह से मुझे लगता है अच्छा जी, और मैं अक्सर वो वाला देखता हूँ कि कई लोगों को जो पूरे-पूरे घर खराब होते हैं, पूरे-पूरे लोगों को अपनी ज़िंदगी दे देते हैं नाव पे, सिर्फ़ पैसे के लिए। और उस पैसे का भी ये लगता है कि कहीं मिसमैनेजमेंट मिले। किसी के लिए लगता है कि यार इतना बड़ा आदमी था, इतना बड़ा घर है, इतनी बड़ी गाड़ी से चलता था, क्यों सुसाइड कर लिया? क्योंकि उसका फाइनेंस में कुछ गड़बड़ हो रखा था उसको और उसके ऊपर तगादे वाले बहुत कॉल कर रहे थे। और तो वो वाली चीज़ें जब दिखती हैं या उस लेवल तक पहुँच जाता है, उस लेवल तक का डिप्रेशन, उस लेवल तक का टेंशन, उन चीज़ों से कहीं बचाने के तरीके हैं, आमने-सामने हैं। उन चीज़ों से अर्ली लेवल्स पे बच सकते हैं, आप वो गलतियाँ नहीं करें, और अगर कर चुके हैं तो उसको कैसे सुधार सकते हैं, उसके भी तरीके निकाल सकते हैं। तो इसलिए कहीं कोई ज़रूरत नहीं है बहुत बड़ी टेंशन लेने की। पर्सनल फाइनेंस की मास्टर क्लास बहुत सारी चीज़ों से काम कर रही है, तो सिर्फ़ पैसे पे ही नहीं, घर, परिवार, मेंटल हेल्थ और तो पर्सनल या फाइनेंशियल हेल्थ की बात करते हैं, उसी से कहीं न कहीं कनेक्टेड है, क्योंकि ये दोनों गाड़ी के पहिए ही हैं, तो एक तरफ से अगर चीज़ें खराब होती हैं, तो दूसरी तरफ तक जाती हैं। तो सिक्के के 2 पहलू हैं और दोनों को हम काम कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, इंटरेस्टिंग क्लास, इंटरेस्टिंग सेशन। थैंक यू सो मच अच्युत जी, आज हमारे साथ में जुड़ने के लिए। अगले एपिसोड में बात करेंगे फोरकास्टिंग पे। फोरकास्टिंग पे और फोरकास्टिंग में हम समझेंगे कि भविष्य कैसे सुधारा जाए, क्या गोल्स हैं और गोल्स को कैसे अचीव किया जाए। देखना मत भूलिएगा, ये स्पेशल सीरीज चल रही है पर्सनल फाइनेंस की मास्टर क्लास विद रचित खंडेलवाल जी। थैंक यू सो मच।